ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन में अब हम लोग रेशियो के टॉपिक के बाद प्रपोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने शुरू में बात किया था कि इस चैप्टर को हम लोग टुकड़ों में पढ़ेंगे। दो पार्ट में हमारा ये चैप्टर है, एक पार्ट होगा रेशियो और दूसरा पार्ट होगा प्रपोर्शन। तो रेशियो का सारा टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रेशियो का जो भी नॉलेज है वो एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 में ख़त्म हो जाता है आकर के। ठीक है, एक एक्सरसाइज हमने बांधा है प्रपोर्शन के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, और आपके बोर्ड एग्जाम के जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से वो सब के सब प्रपोर्शन के टॉपिक से आते हैं, रेशियो के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आप रेशियो के लिए कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर करेंगे वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर पूछे जाने की संभावना बनती है तो वो सिर्फ वहीं से बनती है, वर्क और टाइम वाले क्वेश्चनों से। ठीक है, रेशियो से। आगे बात समझ। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम प्रोपोर्शन पोर्शन। कहाँ से आता है? याद रहेगा। और एज कंपेयर टू रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहते हैं, इसीलिए बोर्ड का पेपर जब भी सेट किया जाता है ना, लीनियंट तरीके से सेट किया जाता है। लीनियंट बोले तो जो बच्चों को आसान लगे, ऐसे कठिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। और हम लोग ये मानते हैं, टीचर का हमारा जो एसोसिएशन है वो ये मानता है कि रेशियो के क्वेश्चन जो है थोड़े बच्चों को ज़्यादा कठिन लगते हैं, जैसे वर्क टाइम वाले क्वेश्चन। तो इसको हम जब पेपर सेट करते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो उसमें हम लोग रेशियो के क्वेश्चन नहीं रखते। तो पिछले 4-5 सालों का जब आप पेपर उठा के देखेंगे, 2018 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं? प्रोपोर्शन से। रेशियो से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। हार्डली आया होगा तो इक्का दुक्का क्वेश्चन रहे होंगे, इक्का दुक्का, हार्डली 1 या 2। 99% क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रोपोर्शन से। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? प्रोपोर्शन के टॉपिक से पढ़ना चाहिए। और मैं अभी से इस प्रोपोर्शन के बेसिक लेक्चर में आपको ये क्लियर किए दे रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद, यानी आज जो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर कर रहे हैं प्रोपोर्शन का, इसके जस्ट बाद हम लोग एग्जाम्पल कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 13 तक। कहाँ तक? एग्जाम्पल 9 से लेकर एग्जाम्पल 13 तक। ये टोटल 5 एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनते हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 9 से लेकर के एग्जाम्पल 13 तक, दे आर द मोस्ट ब्रांडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसी तरह से जब हम प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 में, तो एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 या 8 तक, 7 या 8 तक ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके आगे के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया इस चैप्टर का कि कहाँ से क्वेश्चन आता है परीक्षा में और कहाँ से नहीं आता। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ उतनी चीज़ें आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करनी जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर 13 ये सारे क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन, 7 या 8 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको उसको पढ़ना नहीं है, प्रिपेयर सारी चीज़ें करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने बताए। हो गया जी, शुरू किया जाए। अब अपन आते हैं प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, इसको समझिए। हेडिंग बनाइए, प्रोपोर्शन। सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या चीज़ है इसको समझिए। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए आपको रेशियो क्लियर होना चाहिए कि रेशियो क्या है, क्योंकि रेशियो के बेसिस पर इसको बनाया गया है, इसीलिए रेशियो के बाद रखा गया है, या इसीलिए रेशियो के साथ इस चैप्टर में इसको रखा गया है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? रेशियो पे। इसीलिए पहले हम आपको रेशियो पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है जी, तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो कंपैरिजन है दो सेम नेचर की क्वांटिटी का। जब दो सेम नेचर वाली क्वांटिटी आपस में कंपेयर होती है कि एक क्वांटिटी बड़ी है एक क्वांटिटी छोटी है, तो कितने गुना बड़ी है कितने गुना छोटी है, ये गुना वाला जो मामला होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? रेशियो। तो रेशियो में दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर होती हैं। क्या कंपेयर होती हैं? क्वांटिटी। और रेशियो को अपन कैसे लिखते हैं? A/B, 2 डॉट लगा के, या A/B, यही होता है ना कंपैरिजन। और दोनों क्वांटिटी जिसको कंपेयर किया जा रहा है A/B के फॉर्म में लिखा जा रहा है, दोनों का नेचर, दोनों का स्वभाव, दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो। क्या कहलाता है? दो क्वांटिटी का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। और अगर दो रेशियो हम कंपेयर कर दें, दो रेशियो हम कंपेयर कर दें, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज।
ठीक है, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो, और दो रेशियो का कंपैरिजन क्या कहलाता है? प्रपोर्शन। ठीक है, इस पे हम अभी आते हैं। तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो, और दो रेशियो का कंपैरिजन क्या कहलाता है? हाँ, तो प्रपोर्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। दो रेशियो के बीच का रिलेशनशिप बताता है प्रपोर्शन। समझ आया? तो प्रपोर्शन किसके साथ डील करता है? रेशियो के कंपैरिजन के साथ। किसके साथ? हम लोग दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं, सिंगल सिंगल क्वांटिटी। और जब दो ठो रेशियो आपस में कंपेयर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक शब्द में अगर पूछें तो प्रपोर्शन क्या बताता है? प्रपोर्शन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? तो और इजी शब्दों में अगर अपन बोले तो जब दो ठो रेशियो बराबर हो जाते हैं, क्या होते हैं? दो रेशियो बराबर हो जाएं तो ऐसे रेशियोज क्या कहलाते हैं? प्रपोर्शन कहलाते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज प्रपोर्शन? दिस इज कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज या रिलेशनशिप बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। ऐसे लिख लीजिए, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियोज? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, या इसको और जनरल तरीके से आप ऐसे याद रखेंगे, इट इज कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल रेशियोज। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं और हम उनको कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? समझे नहीं समझे? तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी कंपेयरिंग टू इक्वल रेशियोज। दो रेशियो लेके आइए, बीच में इक्वल का साइन लगा दीजिए, दीज टू रेशियोज आर नोन एज प्रपोर्शन। फिर हम उसको रेशियो नहीं बोलते, फिर क्या शब्द यूज करने लग जाते हैं? प्रपोर्शन शब्द यूज करते हैं। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तब प्रपोर्शन का शब्द इस्तेमाल में आता है। जब तक रेशियो बराबर नहीं होंगे तब तक प्रपोर्शन का शब्द आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक रेशियो में कितनी क्वांटिटी होती है? जैसे आपको एक रेशियो लिखना है, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, तो एक रेशियो लिखने में कितनी क्वांटिटी होती है? दो। तो दो रेशियो में कितनी क्वांटिटी होगी? चार। ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, चार क्वांटिटी हुई ना। तो दो रेशियो का बराबर होना मतलब कितनी क्वांटिटी का इन्वॉल्व हो जाना? चार क्वांटिटी। तो जब भी दो रेशियो बराबर हो जाएंगे तो उसमें जो चार क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी हम बोलेंगे चारों क्वांटिटी आपस में क्या है? प्रपोर्शन में है। चारों क्वांटिटी के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? प्रपोर्शन। तो रेशियो बेसिकली प्रपोर्शन नहीं होते। प्रपोर्शन में कौन आते हैं? वो जो चार ठो नंबर होते हैं जो रेशियो बनाते हैं, वो चारों नंबर आपस में प्रपोर्शन हो जाते हैं। ठीक है, समझे? क्या समझे? जब दो रेशियो बराबर होगा तो उसमें चार नंबर लिखे जाएंगे, एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर एक रेशियो का, और तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय चौथा नंबर दूसरे रेशियो का। तो रेशियो अगर बराबर हो गया तो ये चारों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? प्रपोर्शन हो जाएंगे। ठीक है, रेशियो बराबर तो चारों नंबर प्रपोर्शन। ये चार क्वांटिटी हैं बेसिकली, तो चारों क्वांटिटीज आपस में क्या हो जाती हैं? प्रपोर्शन हो जाती हैं। तो जब भी हम प्रपोर्शन शब्द यूज करेंगे, उल्टा सीधा एक समान चलता है मैथमेटिक्स में। अगर हमने बोला ये चार क्वांटिटी है, चारों क्वांटिटी प्रोपोर्शनेट हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि जब भी इन चारों में से किसी दो का रेशियो निकालोगे वो अगले दो के रेशियो के बराबर आएगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ओके। रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज या कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रपोर्शन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हर चीज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने क्या बनाया था? दो नंबर के बीच में क्या लगाते थे? दो ठो डॉट, या उसको अपॉन में लिखते थे। दो डॉट का मतलब क्या होता था? एक अपॉन, एक लाइन। ठीक है, तो प्रपोर्शन शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने एक निशानी बनाई है। वो निशानी क्या है? ध्यान से समझिए। देखिए, ये एक रेशियो है, ये दो क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा, ये कैसी क्वांटिटी है? और अगर अपन दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, उनको रेशियो में लिखते हैं, तो दोनों का नेचर कैसा होगा? दोनों सेम। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ। ये मास है तो ये भी क्या होगा? मास। समझ में आता है? ये एरिया है तो ये भी क्या होगा? एरिया होगा। क्लियर? अच्छा, इनको लिखोगे कैसे? तो इनको हम रेशियो में ऐसे लिख के दिखाते हैं। ये निशानी याद है सबको?
याद है कि नहीं याद है? तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से किसी दो और क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? दो और क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। याद रखना ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है? ध्यान से समझिए। देखिए, हमने सपोज एक क्वांटिटी को कंपेयर करना है और वो क्वांटिटी है लेंथ। क्या है? क्या है? लेंथ। सपोज एक वायर का लेंथ हमने मेजर किया, वो लेंथ था 2। कितना था? दूसरे वायर का लेंथ मेजर किया, वो लेंथ था 5। तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक लेंथ था 2 गुना, दूसरा लेंथ कितना था? 5 गुना। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 2:5। ऐसे लिखते हो ना 2:5 को, 2/5। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो ये किस चीज़ का हमने रेशियो निकाला? लेंथ का। दोनों वायर का क्या ले रहे थे? लेंथ ले रहे थे। तो लेंथ का रेशियो ये आ गया, इतना आया। अच्छा, अब हम एक दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मास ले लिए। ये अभी लेंथ की बात हो रही थी। लेंथ आपस में कंपेयर हो गए। अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे पिक्चर में? मास को। हमने एक मास तौला, वो मास था 6 गुना, ठीक है। दूसरा मास हमने तौला, दूसरा मास था सपोज 15 गुना। कितना था? एक मास हमने तौला 6 गुना निकला, दूसरा मास हमने तौला वो कितने गुना था? 15 गुना। तो इसका हमने रेशियो निकाला। ये रेशियो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ये किस चीज़ का रेशियो है? मास का। दोनों मास थे, दोनों क्वांटिटी सेम थी। ये किस चीज़ का रेशियो था? लेंथ का। अब ये रेशियो जब हमने निकाला तो ये कितना आया? 2:5। ये कितना आया? और आप ध्यान से देखिए, ये भी 2:5 है। चेक करिए, है। लेकिन ये लेंथ का रेशियो था और ये मास का रेशियो है। लेकिन दोनों का रेशियो कैसा आ गया? दोनों बराबर है कि नहीं है? क्योंकि जब आप इसको कटाएंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। सो दिस इज 2/5, दिस इज ऑल्सो 2/5। तो दोनों रेशियो कैसे हो गए? लेकिन क्या ये 4 नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं, चारों एक जैसे नेचर के थे? कि ये दो क्वांटिटी एक जैसे नेचर की थी, ये दो क्वांटिटी दूसरे टाइप की नेचर की थी। ये लेंथ थे और ये मास थे। लेकिन दोनों का रेशियो कैसा आया? दोनों का रेशियो सेम आया। तो हम बोलेंगे ये जो 4 नंबर हैं, ये चारों नंबर आपस में कैसे होंगे? या ये कैसे होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। समझ आया? जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये जो 4 नंबर मिल करके रेशियो बनाते हैं, ये चारों नंबर क्या हो जाते हैं? तो प्रोपोर्शन का शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नंबर्स के लिए, क्वांटिटीज़ के लिए, जो मिल करके रेशियो बना रहे होते हैं। ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से चारों नंबरों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर एक लेंथ है तो चारों लेंथ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये शर्त सिर्फ किसके लिए इंप्लीमेंट होती है? रेशियो के लिए। तो रेशियो निकालते समय दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन प्रोपोर्शन बताते समय नेचर सेम होना ज़रूरी नहीं है। हम लेंथ के रेशियो और मास के रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। आ रहा समझ? सिर्फ शर्त क्या है? दोनों रेशियो क्या होने चाहिए? दोनों रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल। तो जब रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो क्वांटिटीज़ क्या बन जाती हैं? प्रोपोर्शन बन जाती है। मेरी आवाज़ या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो किसी भी रेशियो को कैसे लिखते हैं अपन? A:B। ये हमने इसको लिख दिया, दिस इज A, दिस इज B। A:B लिखेंगे ऐसे। दूसरे वाले रेशियो को क्या लिखोगे? ये भी एक टाइप का रेशियो है। इसको हमने लिखा सपोज C:D। ठीक है? ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है। जैसे ये लेंथ का रेशियो हमने कंपेयर किया और ये मास का रेशियो हमने कंपेयर किया, और दोनों रेशियो कैसे आ गए? बराबर। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? बराबर का। ठीक है? इसको कैसे समझते हैं हम? ऐसे समझते हैं, A/B और इसको C/D और बीच में क्या लगा दिए? बराबर। तो जब दो रेशियो बराबर हो गए तो बराबर होने वाले रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? आपस में क्या हो गए हैं? ये जो नंबर्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, A, B, C, D, 4 क्वांटिटी हैं। ये चारों क्वांटिटी आपस में क्या हो चुकी हैं? प्रोपोर्शन हो चुकी हैं। ठीक है? तो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए अपन साइन क्या यूज़ करते हैं? देखिए, ये एक रेशियो, ये दूसरा रेशियो बराबर है। ये किसकी निशानी है? ये इस टू किसके लिए हम यूज़ करते हैं? रेशियो के लिए। और ये हमने यूज़ किया प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि दो रेशियो बराबर हुए हैं। तो इसके लिए हम नोटेशन क्या यूज़ करते हैं? देखिए, दिस इज़ फॉर रेशियो, दिस इज फॉर रेशियो। और ये जो दो इक्वल साइन है, दो लकीर, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे 2 डॉट। आया समझ? वैसे भी हम ये जानते हैं, ये एक लकीर के लिए हम कितने डॉट यूज़ करते हैं? 2। तो यहाँ कैठो लकीर लगी है, तो इस एक लकीर के लिए ये 2 डॉट हो गया, इस दूसरी लकीर के लिए ये 2 डॉट हो गया। तो कितने डॉट आ गए? 4 डॉट। ये 4 डॉट ही हम किसके लिए यूज़ करने वाले हैं? प्रोपोर्शन के लिए। आया समझ? तो इक्वल साइन का नोटेशन हमने किससे बना लिया? 4 डॉट से। किससे? ये 4 डॉट ये बताता है कि ये जो 4 नंबर हैं, ये चारों नंबर आपस में क्या है? प्रोपोर्शन है। 4 डॉट मीन्स 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। आया समझ?
तो इसका मतलब ये होगा देयरफॉर ए बी सी एंड डी all 4 quantities are in proportion. ठीक है, आया समझ? ये चारों क्वांटिटीज कैसी होंगी? प्रपोर्शन में हो जाएंगी। कब होंगी प्रपोर्शन में? बताइए कब प्रपोर्शन में होंगी? जब दो रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? हाँ, बराबर के लिए सिंबल क्या यूज़ करना है? 4 डॉट। और 4 डॉट के लिए आज से हम नाम क्या रखने वाले हैं? प्रपोर्शन। जैसे ही ये 4 डॉट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? कौन प्रपोर्शन में है? तो आंसर है ए बी सी डी, चारों क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी? प्रपोर्शन में होंगी। कोई एक को नहीं बोलना कि ए और सी आपस में प्रपोर्शन में है, ए और बी आपस में प्रपोर्शन में है, या ए बी और सी डी आपस में प्रपोर्शन में है, ऐसा नहीं। ए बी और सी डी का रेशियो आपस में बराबर है, तो ए बी सी डी चारों आपस में कैसे हैं? प्रपोर्शन में है। ठीक है, हो गया। और प्रपोर्शन को लिखते कैसे हैं अपन? इस तरह से लिखते हैं। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? आप थोड़े से इनके नामकरण देखिए। ये जो 4 क्वांटिटीज हम लोग ऐसे सजा के लिखते हैं, यानी ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो जो बराबर होता है, इस तरह से इसको लिखना है, इस तरह से, और इसके हम नाम रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जब भी आप 4 क्वांटिटीज को प्रपोर्शन में लिखोगे, प्रपोर्शन में लिखने का मतलब इस तरह लिखना, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। जो 4 नंबर प्रपोर्शन में लिखे जाएंगे वो चारों नंबर क्या बन जाएंगे? टर्म्स। क्या बन जाएंगे? ये पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म, 4 टर्म बने। तो ये नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म्स। याद रहेगा ये? ओके। आर इन प्रपोर्शन एंड बिकम्स टर्म्स। क्या बन जाते हैं? टर्म्स। टर्म समझ गए ना? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ठीक है? या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, दिस इज फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। पढ़ते बनेगा? कैसे पढ़ना है? व्हाट इज ए? फर्स्ट प्रपोर्शन। व्हाट इज बी? सेकंड प्रपोर्शन। व्हाट इज सी? थर्ड प्रपोर्शन। व्हाट इज डी? फोर्थ प्रपोर्शन। क्योंकि ये नाम आगे चल के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फर्स्ट प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है? 3 नंबर देके चौथा आपसे पूछेगा चौथा प्रपोर्शन बताओ, या 2 नंबर देके बोलेगा तीसरा प्रपोर्शन बताओ, या 2 नंबर देके बोलेगा बीच वाला प्रपोर्शन बताओ, बीच वाला नंबर। तो इनको प्रपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? याद रहेगा? ओके। अब इसका दूसरा नाम देखिए, दूसरी तरह का हम इसका नाम रखते हैं। जब भी 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में होंगी उसको ऐसे लिखा जाएगा, ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। कैसे पढ़ते हैं? ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। बनेगा पढ़ते ए इज टू बी, ये तो पढ़ना आता है आपको। दिस सिंबल हैज नेम, तो लिखेंगे ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी, या प्रोपोर्शनेट टू, प्रोपोर्शन टू या प्रोपोर्शनेट टू। ठीक है? दोनों तरह के नाम हम यूज करते हैं। क्लियर है? ओके। अब इनका नाम देखिए। ए को देखो, डी को देखो, कहां पर आया? ए सबसे शुरू में है और डी सबसे लास्ट में है। ठीक है? ए कहां है? सबसे शुरू में, और डी कहां है? यानी ए के पहले कोई नंबर नहीं है, डी के बाद कोई नंबर नहीं है, सबसे आखिरी में आएंगे। आखिरी में आने वाले दोनों टर्म को हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। क्या नाम रख रहे हैं इनका हम? ए और डी लास्ट में आते हैं, इसलिए वजह से इसका नाम अपन क्या रख देते हैं? एक्सट्रीम। टर्म्स। ठीक है? क्या नाम रखेंगे? एक्सट्रीम, TREME। ठीक हो गया? किसका नाम रख रहे हैं जी? एक्सट्रीम टर्म। ए का और डी का, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम में आते हैं। एक्सट्रीम का मतलब ही होता है किनारे में, लास्ट में। ठीक है? तो ए और डी का नाम क्या है? क्या बोलेंगे आपसे इनको हम लोग? एक्सट्रीम टर्म्स। याद रहेगा? और बी और सी कहां पर हैं? ए और डी बाहर में, बी और सी बीच में, बीच में है तो इनको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। बी और सी का नाम क्या रख दिए? मिडिल टर्म। इन्हीं को हम मीन टर्म्स भी बोलते हैं ना। मीन मतलब भी होता है बीच वाला, एवरेज, है ना? तो इनको मीन भी बोलते हैं, मिडिल भी बोलते हैं। ठीक है?
और वैसे अलग अलग अगर पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है सेकंड टर्म, सी क्या है थर्ड टर्म, डी क्या है फोर्थ टर्म। तो अलग अलग अगर हम इनको पढ़ें तो अलग अलग नाम कैसे रखा जाएगा, ए को क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है। बी को क्या बोलोगे सेकंड टर्म या सेकंड प्रपोर्शन। सी का नाम क्या पड़ेगा थर्ड टर्म या थर्ड प्रपोर्शन। इसी तरह से डी का नाम क्या रहेगा फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ये नाम याद रहेंगे। यूजुअली हमको कौन से नाम यूज करने हैं, व्हाट इज ए एंड डी एक्सट्रीम टर्म, व्हाट इज बी एंड सी मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है नाम। हाँ जी, अब देखिए जब भी चार क्वांटिटी प्रपोर्शन में होंगी इनका सीधा सा मतलब क्या होगा, दो क्वांटिटी का रेशियो और बाकी दो क्वांटिटी का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा बराबर। और रेशियो को आप ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो। तो ये वाला रेशियो क्या है बराबर है। और जब दो रेशियो इस तरह से बराबर होता है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर ना होता है इस तरह से। तो जब भी दो रेशियो बराबर होगा, बीच में बराबर होता है, तो हम यहाँ एडवांटेज क्या ले सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, देखते जाइए, ए किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, डी के साथ। बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी मल्टीप्लाइड बाय सी, और बीच में क्या लगा है, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा पहचानिए, अभी अभी हम इनका नाम रख के आ रहे हैं, ए और डी क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, बी और सी मिडिल टर्म। और ये क्या चीज़ हो रहा है, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कब कब कब, जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तब। और जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो चार क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन होती हैं तब। क्या समझे, क्या समझे, कुछ नहीं समझे। देखिए जब चार क्वांटिटी प्रपोर्शन होंगी तो क्या होगा, दो रेशियो बराबर हो जाएंगे। और जब दो रेशियो बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर कब होता है, जब चार क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन में होती हैं। नहीं समझे, अब इसको एक शब्द बोल के दूसरा शब्द आप बताइए कैसे। जब चार क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन हो जाएंगी तो क्या होगा, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। यही ना रिजल्ट निकला, चार क्वांटिटी प्रपोर्शन तो दो रेशियो बराबर, जब दो रेशियो बराबर तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इसको बीच का एक टुकड़ा खा जाइए, सिर्फ इसको और इसको बोलिए, जब चार क्वांटिटीज आपस में प्रपोर्शन होंगी तो क्या होगा, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दोनों का रिजल्ट सेम आता है, आंसर बराबर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर कैसा रहेगा, सेम। इसी बात को जरा उल्टा करके बोलो, अगर हमने एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन बराबर ला के दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो चार क्वांटिटीज इसमें शामिल हो रही वो चारों क्या हो जाएंगी। और अगर ये चारों प्रपोर्शन हो गए तो रेशियो कैसे हो जाएंगे, दो दो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब इसको फिर से एक बार बोल के देखिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, चार क्वांटिटी का रेशियो बराबर हो गया, चार क्वांटिटी प्रपोर्शन हो गई, दो क्वांटिटी का रेशियो बराबर होना, चार क्वांटिटी क्या हो गई प्रपोर्शन। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने आपको बताया कि भैया एक्सट्रीम और मिडिल का मल्टीप्लिकेशन बराबर है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो चारों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी, प्रपोर्शन। और चार क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन होने का क्या मतलब है कि दो क्वांटिटी का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या चीज है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिडिल प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहेगा ये, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ जी, यहां तक नोट करिए।
इनके नाम याद रहेंगे? पक्का? हाँ, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा इसको समझिए। देखिए पहला फॉर्मेट, हम क्या करेंगे, इसमें 4 क्वांटिटीज होती हैं। कितनी क्वांटिटीज? 4 में से हम चाहें तो आपको कोई 2 बता दें, तीसरा पूछ लें, या हम चाहें तो कोई 3 बता दें, चौथा पूछ लें। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन? इसमें कितने नंबर हैं? 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे, कोई 3 बताएंगे तो चौथा पूछेंगे, और या कोई 2 बताए तो तीसरा पूछेंगे, 2 बता के तीसरा। तो पहले इसको समझिए कि जब भी आपको आगे क्वेश्चन में कोई 2 क्वांटिटी मिलेगी और तीसरा क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके लिए कंपलसरी शर्त है कि वो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? प्रपोर्शन। ठीक है, वो ये बोलेंगे कि ये जो 3 नंबर हम आपको बता रहे हैं या 2 नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों नंबर कैसे हैं? प्रपोर्शन। तो कोई ज़रूरी नहीं कि चारों नंबर हम आपको बताएं और प्रपोर्शन शब्द यूज़ करें। हम 2 नंबर बता के प्रपोर्शन शब्द यूज़ कर सकते हैं, 3 नंबर बता के प्रपोर्शन शब्द यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और बाकी के नंबर आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? देखिए पहला केस ले रहा हूँ ना, ऐसा होगा। देखिए इफ़ A is to B is to C are in proportion, यहां कितने नंबर बताए मैंने आपको? कितने? 3 नंबर, चौथा नहीं बताया। और मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? ये तीनों नंबर आपस में क्या है? प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें मुझे तीसरा नंबर बताइए या बीच वाला नंबर बताइए। ठीक है, जैसे ये नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये आपसे पूछूंगा। समझ आया? या ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, ये आपसे पूछूंगा, या ये दोनों बता दूंगा, ये आपसे पूछूंगा। ये 3 नंबर है ना, 3 में से कोई 2 मैं आपको बताऊंगा, तीसरा आपसे पूछूंगा। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, फर्स्ट वाला हो सकता है, बीच वाला हो सकता है, लास्ट वाला हो सकता है। ठीक है, और हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? तीनों नंबर क्या है? प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन के लिए पक्का याद रखिए कि क्वांटिटीज़ कितनी होनी चाहिए? इक्वल के इधर 2 ठो, इक्वल के उधर 2 ठो, यानी इधर भी रेशियो उधर भी रेशियो होना चाहिए, तभी वो चीज़ें प्रपोर्शन में होती हैं। लेकिन यहाँ क्या ठो नंबर लिखा है? 3। और प्रपोर्शन में जब भी होना होता है तो कितने नंबर होते हैं? 4। तो अगर प्रपोर्शन शब्द यूज़ किया है तो आप इसको 4 नंबर बनाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर से देखिए, अभी हम नामकरण कर रहे थे। जो नंबर लास्ट में दिखेंगे, पहले और लास्ट में, उसको क्या बोलना है? और जो बीच में मिलेगा उसको क्या बोलना है? मिडिल टर्म भी बोलते हैं, मीन टर्म भी बोलते हैं ना, दोनों। मिडिल भी बोल सकते हैं और मीन भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए, A लास्ट में दिख रहा है, C लास्ट में दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये शुरू में, ये लास्ट में, ये कौन से टर्म हो गए? ये एक्सट्रीम हो गए। तो बीच वाला मिडिल टर्म या मीन टर्म? मिडिल टर्म या मीन टर्म, कुछ भी। हम आपसे अगर बीच वाला नंबर पूछ रहे हैं, ये दोनों बता दे रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे? इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे। देखिए, हमने आपको एक नंबर बताया 2, एक नंबर बताया 6, 2 नंबर बताए, और हम आपसे वर्ड यूज करेंगे कि दीज 2 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। कैसे हैं दोनों नंबर? प्रपोर्शन शब्द हम आपको बता के ये बताते हैं कि इनके रेशियो जब भी बनेंगे, रेशियो कैसे हो जाएंगे? बराबर। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मीन नंबर बताइए, मीन टर्म। तो मीन टर्म कहाँ पे आएगा? मीन टर्म इन दोनों के बीच में आएगा कि बाद में आएगा कि पहले आएगा? भाई 3 जगह खाली है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, और एक जगह यहाँ है। और मैं आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा हूँ? मीन टर्म। और ये 2 नंबर मैंने आपको बता दिए, और आपसे पूछ रहा हूँ मीन टर्म बताइए, मिडिल टर्म बताइए। तो मिडिल वाला नंबर बीच में आता है 2 नंबर के, कि दोनों नंबर के पहले या दोनों नंबर के बाद में आता है? बीच में। तो मैं आपसे ये नंबर पूछ रहा हूँ, तो ये नंबर अननोन है, तो इसको आप कुछ मान लोगे। सपोज मीन नंबर क्या है? x। तो अब ये कैठो नंबर हो गए? 3 नंबर। ये डब्बे भूल जाइए जी, ये तो जगह बताने के लिए थे। कितने नंबर हो गए? 3। और हम आपको बोल रहे हैं ये सब नंबर आपस में कैसे हैं? प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए? 4। तो उसको 4 में आप लिखोगे। जैसे ये 2 नंबर मैंने बता दिया, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहला काम कि अगर यहाँ प्रपोर्शन शब्द है तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ये साइन चाहिए ना प्रपोर्शन के लिए, तो बीच वाले को आपको डबल लिख लेना है ऐसे। किसको डबल लिखना है? क्योंकि ये एक्सट्रीम है। ये क्या है? एक्सट्रीम को आप नहीं छेड़ सकते। एक्सट्रीम नंबर कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। जब भी 2 बार 3 बार 4 बार लिखने की बारी आएगी, हमेशा किसको लिखना है? बीच वाले को। तो इसको प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में आपको लिखना है। और प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना होता है? बीच वाले को ऐसे 2 बार लिख लेते हैं, और 2 बार जहाँ लिखे तो ये तो रेशियो बन गया, ये तो रेशियो बन गया। रेशियो को कैसे लिखते हो आप? A/B, B/C। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है?
इक्वल, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो b मल्टीप्लाइड बाई बी, बी स्क्वायर, बी ही ना मिडिल टर्म था, मीन टर्म, और यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाकी के 2 नंबर पता होंगे आपको, जैसे 2 और 6 मैंने आपको बता दिया। आया समझ में? तो ये बीच वाला नंबर कितना आएगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, b मल्टीप्लाइड बाई बी, बी स्क्वायर, और a मल्टीप्लाइड बाई सी। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई सी। दिख रहा है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और मिडिल को आपने 2 बार लिखा, तो रूल अभी भी वही चल रहा है, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इसको हमने 2 बार लिख दिया, बीच वाले को, b को 2 बार लिखे, देखिए ये b क्या बन गया, मिडिल, और एक्सट्रीम कौन है, a और c। तो देखिए a और c का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यही नियम है। तो जब भी 4 क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन होती हैं, क्या होता है, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और हमसे मिडिल ही पूछा गया था। मीन टर्म एक सिंगल दिया था तो उसको हमने डबल लिख लिया था, समझ आता है। तो b का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब हमको b निकालना है, तो b कैसे निकलेगा, स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी वो प्लस माइनस दोनों में निकलेगी, याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मीन टर्म निकालेंगे। कौन सा टर्म बोलेंगे इसको, मीन टर्म। तो इसकी हेडिंग कहीं पर लिख लीजिएगा, ये क्या कहलाएगा, मीन टर्म। तो इसके क्वेश्चन अभी हमको एग्जांपल में बनाने हैं मीन टर्म के। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा टर्म, मीन टर्म बन जाएगा निकालते। तो 2 नंबर दिया जाएगा, तो मीन टर्म आप अपने से कुछ मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए हमने 2 नंबर कौन सा दिया आपको, 2 नंबर कौन से दिए, क्वेश्चन ने आपको 2 नंबर दिया 2 और 6, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये मिटा दूँ ना नाम, ठीक। क्वेश्चन ने आपको 2 नंबर दिया, कौन कौन से थे 2 नंबर, 2 और 6, और हम आपसे पूछ रहे हैं मीन टर्म बताइए। और ये जितने टर्म है सब आपस में प्रोपोर्शन में है, तो मीन टर्म कहाँ आएगा, इनके बीच में। आपने क्या मान लिया, व्हाट इज मीन टर्म, x। तो x कहाँ आ जाएगा, इनके बीच में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे, ये लिखा गया। और ये तीनों नंबर आपस में प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मतलब ये बन गया एक्सट्रीम। कैसे टर्म हो गए, जो शुरू में और लास्ट में लिखाएगा वो कैसा टर्म होगा, एक्सट्रीम टर्म। तो ये बीच वाला मिडिल, और मिडिल एक ठो होता है कि 2 ठो होता है प्रोपोर्शन में लिखने के लिए। तो तुरंत इसको प्रोपोर्शन की भाषा में लिखिए। बीच वाले को कै बार लिखना है, ऐसे 2 बार ये। और जैसे ही प्रोपोर्शन में आप लिखे, नियम लगा दीजिए, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मिडिल का मल्टीप्लिकेशन करिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन करिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 12, और स्क्वायर उधर भेजिए तो क्या हो गया, समझ आया। और स्क्वायर रूट से अगर कोई चीज़ बाहर निकलती है निकाल लीजिए। इसको क्या लिखना है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। तो 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया, 3 अंदर फंस गया। तो ये कितना है, ये इतना है, समझ में आ रहा है। तो बीच वाला नंबर कितना हो गया, 2√3 हो गया। ये मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। समझे आप कि नहीं समझे, समझ गए। या इसको और इजी करते हैं, देखिए ये नंबर अगर हम 8 ले लेते, 8, तो ये भी कितना होता, 8, ये भी कितना होता, 8, तो ये भी कितना होता, और ये कितना बनता, और ये कितना बनता, तो बाहर कितना आता, 4। तो 4 होता इनके बीच का नंबर, 2 और 8 का। तभी ये 4 नंबर आपस में क्या हो जाते, 4 नंबर क्या हो जाते, प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 4। जरा देखिए, रख के देखते हैं क्या ये वाकई में 4 नंबर प्रोपोर्शन होते हैं। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। करके देखिए, 2/4, 4/8 क्या बराबर है, 2 1 जा 2 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आया, 1/2 1/2 बराबर हुआ। इसीलिए ये 4 नंबर आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। समझ आता है। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। ये एक केस समझ आया। आपसे क्या पूछा जाएगा, मीन टर्म। तो कैसे निकालना है, डायरेक्ट या तो फॉर्मूला लगा दीजिए, या हम अपने जनरल तरीके से काम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है। दूसरे टाइप का फॉर्मेट देखो क्या पूछेगा आपसे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमसे, इफ A is to B is to C। 2 नंबर देके आपसे थर्ड टर्म पूछेगा। क्या पूछेगा, यानी ये दोनों नंबर गिवन रहेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, ये नंबर पूछा जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। जैसे ये इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको बताता हूँ। कौन से 3 नंबर बने जी यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आई है, 4।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको 2 बता देता हूँ, 4 बता देता हूँ और आपसे क्या पूछूंगा, तीसरा टर्म जो आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन मतलब जब भी रेशियो लिया जाएगा कैसा आएगा, प्रोपोर्शन में जब रेशियो लेते हैं तो कैसा आता है, थोड़ा सा जाग के बैठो ना। 4 नंबर प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है, 2 नंबर का रेशियो और बाकी 2 नंबर का रेशियो बराबर आएगा, तभी वो 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि देखो भाई ये 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपको बताना है और ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि इस तीनों नंबर आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शन। समझ आया? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड टर्म। सिर्फ आपको वो 2 नंबर बताएगा और आपको क्या बोला, थर्ड टर्म बताइए। थर्ड टर्म 2 नंबर के बीच में फंसेगा कि 2 नंबर के बाद आएगा। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने क्या पूछा था, मिडिल टर्म या मीन टर्म। मीन टर्म कहाँ फंसेगा, मैं पहले भी आपको 2 नंबर बता रहा था, 2 और 8, और आपसे क्या पूछ रहा था, मीन टर्म। तो मीन टर्म 2 नंबर के बीच में आएगा कि बाद में आएगा कि पहले आएगा। तो मीन टर्म अगर यूज करता है तो बीच में रखोगे x को, और अगर उसने थर्ड टर्म पूछा है तो थर्ड टर्म कहाँ आएगा, 2 नंबर के बाद कि 2 नंबर के बीच में कि 2 नंबर के पहले, 2 नंबर के बाद। तो आप दिमाग में क्या इमेजिन करोगे, थर्ड टर्म कौन है, x। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखना है, थर्ड टर्म को क्या लिखना है, x। मान लिए ये मैं समझाने के लिए यहाँ c लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप उसको क्या मान के बनाओगे, क्योंकि ये 2 चीज गिवन रहेगी, ये आपको निकालना रहेगा। इसको x मानो, y मानो, z मानो, तो आपके ऊपर है। समझ आया? ये 2 नंबर पता है, ये नंबर आपको निकालना है, और तीनों नंबर क्या है आपस में, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमेशा क्या करते हैं, 4 नंबर लिखते हैं, यानी प्रोपोर्शन की भाषा में, इस तरह की भाषा में आपको इसको लिखना रहता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, जैसे ही आपने तीसरा नंबर यहाँ लिखा, इसमें एक्सट्रीम टर्म कौन बन गया, विच आर एक्सट्रीम टर्म, जो बाहर बाहर लिखे होंगे वो एक्सट्रीम टर्म होंगे। कौन कौन बाहर बाहर लिखा है, तो 2 और x क्या बन गया, एक्सट्रीम। ये क्या बन गया, ये मिडिल। तो मिडिल को कितनी बार लिखना होता है, 2 बार। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये साइन लगाना जरूरी है ना, अगर आप ये एडवांटेज लेना चाहते हैं, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो ये साइन जरूरी है। ये बीच वाला 2 बार लिखा गया क्योंकि ये तो एक्सट्रीम टर्म बन गए, बाहर बाहर रहेंगे। अब जैसे ही ये टर्म बना, ये प्रोपोर्शन वाला आपने लिखा, इसका सेंस क्या होता है, अगर ये 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शन है तो इनके एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म, 2 into x। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म, 16। और हमको x निकालना है क्योंकि x ही हमारा थर्ड नंबर था, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया। और वो मैंने बताया था 2 नंबर, तीसरा नंबर पहले 8 बताया था कि नहीं, 2 और 8 बताया था, आपने 4 निकाला था मिडिल के नाम से, और हमने 2 4 बताया, तो तीसरा नंबर क्या आ गया अपने आप, 8 आ गया। आया समझ कि नहीं आया, जोर से बोलिए, आया। अब इसमें तीसरा देखिए। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट करूं, यहाँ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म है, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, क्या करोगे, a/b, b/c। बीच वाले को क्या करना है, 2 बार लिखना है। तरीका समझ लीजिए, बाहर बाहर जो भी लिखाएगा वो एक्सट्रीम होगा, ये बीच वाला मिडिल। तो मिडिल को कै बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि ये साइन हमको लगाना है प्रोपोर्शन का। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा, ये है a/b, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, दिस इज b/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बना, b², और इधर क्या बनेगा। हाँ, अब इसमें निकालना क्या है आपको, a निकालना है, b निकालना है कि c निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या निकालना है, थर्ड टर्म। तो c बचाइए, बाकी एक तरफ भेज दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड टर्म, c इज इक्वल टू क्या बना, b²/a। ये इसको निकालने का तरीका हो गया, और ये इसका प्रैक्टिकल तरीका हो गया कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया और ये डायरेक्ट मेथड हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, समझ आया ये। हाँ, इसको नोट करिए। इसमें तीसरा सवाल देखिए, हो गया यहाँ तक। हाँ, पहले देखिए फिर लिखिए ना, रुक जाइए। अब हम आपको 3 नंबर बता रहे हैं और चौथा आपसे पूछेंगे, फाइंड फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन शब्द मतलब जो चारों नंबर बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, आपस में
प्रपोर्शन रहेंगे। प्रपोर्शन मतलब उनमें से 2 नंबर का रेशियो अगले 2 नंबर के रेशियो के बराबर होगा। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। मैं आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा हूँ? चौथा टर्म। चौथा टर्म तुरंत आप क्या मान लोगे? x। कैसे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अगली बार चौथा टर्म, क्योंकि 3 नंबर आपको बताया जाएगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। जैसे अभी आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कौन सा आ गया? 8। तो मैं आपको इसी एग्जांपल में बताता हूँ। ये हमने लिया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये ऐसे लिखा रहेगा और आपसे बोला जाएगा चौथा नंबर बताओ। ऐसा होना चाहिए चौथा नंबर कि ये चारों नंबर जो बने वो क्या हो जाए आपस में? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बोले तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाए। आया समझ? तो चौथा नंबर आपको निकालना है, तो चौथा आप क्या मान लोगे? x। आपने x मान लिया। जैसे ही x मानोगे इसको कैसे लिखोगे अब? प्रोपोर्शन की भाषा में। यहां कौन सा साइन आना चाहिए? अब 4 डिजिट है तो ये दोनों एक्सट्रीम बन जाएंगे और ये दोनों मिडिल टर्म बनेंगे। जब 3 ठो होता था तब हम बीच वाले को डबल लिखते थे। अब ये पहले से 3 ठो है, चौथा आपको मानना है, तो 4 नंबर तो पूरे हो गए ना, तो अब डबल लिखने की गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि हमको 4 पुजाने रहते हैं, इसलिए बीच वाले को डबल लिखते थे। अब ये ऑलरेडी 4 ठो है तो किसी को डबल नहीं लिखना। आया समझ? प्रपोर्शन का साइन समझ आया? जैसे ही 4 नंबर आपने प्रपोर्शन में लिखे क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन मिडिल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। आ रहा है समझ? तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म? व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म? ठीक है। और हमको क्या निकालना है? चौथा टर्म x। x की वैल्यू निकालिए, 2 उधर भेज दीजिए। कितना आया ये? x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 16। तभी ये चारों नंबर आपस में क्या होंगे? प्रपोर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन? एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन मिडिल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, या ये 2 रेशियो बराबर। करके देखें कितना आया चौथा नंबर? 16। जरा चेक करिएगा ना। 2:4 प्रपोर्शन टू 8, 8:16। देखिए व्हाट इज एक्सट्रीम? 2 × 16 कितना हुआ? 2 × 16 32। व्हाट इज मिडिल? 8 × 4 कितना हुआ? तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी 32, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 32, बैलेंस हो गया। ये शर्त पूरी हो गई। हो रहा है। और ये कब पूरा होता है? जब 4 नंबर क्या होते हैं आपस में? इसका मतलब है ये चारों नंबर आपस में क्या होंगे? प्रपोर्शन। दूसरा चीज चेक करिए, रेशियो 2/4। रेशियो का यही ना होता है 2:4 का मतलब 2/4। कितना आया ये? 1/2। इसका 8/16 कितना आया? 1/2। दोनों क्या हो गए? 1/2 1/2, रेशियो बराबर। आ रहा है? एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन मिडिल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। इसका मतलब है ये चारों नंबर आपस में क्या होंगे? प्रपोर्शन होंगे। तो मीनिंग समझ आया? तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 नंबर बता के बीच वाला नंबर आपसे पूछा जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? मीन टर्म। 2 नंबर बता के तीसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? थर्ड टर्म। या 3 नंबर बता के चौथा नंबर आपसे पूछा जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? और यहाँ क्या लगाओगे? A/B C/D। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AD इज इक्वल टू BC। यहां से निकालना क्या है हमको? चौथा टर्म। चौथा टर्म कौन है? D। तो A उधर चला जाएगा, BC डिवाइडेड बाय A। दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक? समझ गए कि नहीं समझे? तो प्रपोर्शन में इतने तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी जाएगी। मैंने आपको मिडिल टर्म निकालने का बताया, मैंने आपको थर्ड टर्म निकालने का बताया, मैंने आपको फोर्थ टर्म निकालने का बताया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछें? हाँ, ये 3 नंबर बताएंगे, फर्स्ट टर्म आपसे पूछेंगे और बोलेंगे चारों नंबर प्रपोर्शन होना चाहिए। तो कोई दिक्कत? फर्स्ट वाले को क्या मान लोगे? x। बाकी सब ऐसे ही लिखे रहेंगे। एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन मिडिल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, x बचा के बाकी सबको दूसरी तरफ, x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म। समझ गए? तो अब हमको इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर 13 तक आपके परीक्षा में आते ही हैं, हर हाल में आते हैं। ठीक है? समझ गए? तो ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। 1-2 चीज़ें और समझिए। ये लिखने का काम आपका हो गया आई थिंक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ ना। देखिए, आगे चल के हमको कुछ रेशियो डिफरेंट टाइप के भी मिलेंगे। वो किस तरह के मिलेंगे? देखिए,
इधर ध्यान दो, कुछ नंबर हमको मिलेंगे इस तरह के, जैसे एक क्वांटिटी है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी, ठीक है। अब हमने आपको बोला इसका रेशियो निकालिए। कैसे रेशियो निकालिए? इन दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, और इन दोनों का रेशियो निकालो। देखिए ये कितना आया, 1/2। ये कितना आया, 1/2। ये कितना आया, ये कितना आया। और आपने देखा अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, आगे F है, और ऐसे बहुत सारे नंबर आते जा रहे हैं, ठीक है। और इन नंबरों का हमने रेशियो निकाला, तो ये सभी रेशियो कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहा है, बराबर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। सब रेशियो कैसे हैं? बराबर हैं। और जब रेशियो बराबर हो जाते हैं तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है ये जितने नंबर होंगे ये सब आपस में कैसे हैं? प्रपोर्शन है। तभी तो इनके रेशियो आपस में बराबर आते हैं। मीनिंग समझे कि नहीं समझे? जब रेशियोज बराबर हो जाते हैं तो जितनी क्वांटिटीज होती हैं वो सब क्वांटिटी आपस में प्रपोर्शन हो जाती हैं। तो ये जितने नंबर हैं ये सब नंबर क्या हैं? आंसर है सब आपस में प्रपोर्शन है। और ये प्रपोर्शन का सिलसिला रुक रहा है कि बढ़ते चला जा रहा है, तो ऐसे प्रपोर्शन कहलाते हैं कंटिन्यू प्रपोर्शन। क्या कहलाता है? तो इस तरह का रेशियो या इस तरह का प्रपोर्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूएड प्रपोर्शन। ठीक है, समझ गए? दिस इज कंटिन्यूएड प्रपोर्शन। तो इसमें रेशियो कैसे लिखना है? जैसे अगर हमको नंबर में नहीं लिखना है तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहां से लिख लीजिएगा, इफ A, B, C, D, E, F, G are different quantities, different इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, और ये ऐसी क्वांटिटी हैं कि इसमें A/B का रेशियो, B/C का रेशियो, C/D का रेशियो, D/E का रेशियो, E/F का रेशियो, F/G का रेशियो, ये सब आपस में कैसे हैं? बोलिए, ये सब रेशियो कैसे हैं जी? आपस में बराबर हैं। ये सब रेशियो आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर ये सब रेशियो बराबर है तो ये A, B, C, D, E, F, G ये आपस में क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन। क्योंकि प्रोपोर्शन तो क्वांटिटी होता है ना, नंबर होते हैं ना, जितने भी नंबर होंगे। देयरफॉर A, B, C, D, E, F, so on are called continued proportion। ये सब आपस में कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये समझ आया मीनिंग ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शन? ऐसे नंबर जिनका रेशियो हर बार क्या आता होगा? सेम आता होगा, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शंस कहलाते हैं, या आपस में कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है ऐसा बोलेंगे। ऑल दिस नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हो गया? ठीक है, हो गया यहाँ तक? ठीक, अगली बात समझिए। देखिए, आगे चल के हमको दो तरह के प्रपोर्शन पढ़ने हैं। हमारा जो एक्सरसाइज आने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 3, उसमें दो तरह के प्रपोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कैटेगरी ऑफ प्रपोर्शन। दो तरह के प्रपोर्शन होते हैं। कितनी तरह के? ठीक है, एक प्रपोर्शन को बोलते हैं डायरेक्ट, क्या नाम रखा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरी तरह का जो प्रोपोर्शन होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। कितने टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनका क्या मीनिंग है?
क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कक्षा 7वीं का मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है ना, कि कोरोना काल में थे, उसमें एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम पे, नहीं पढ़े हैं? डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन का एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 7, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ये जो भी चैप्टर हो वहाँ पर ये आता है, उसी का एडवांस वर्जन क्लास 10th में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको समझिए, देखिए 2 तरह की क्वांटिटी होती है हमारे यहाँ। कितनी तरह की? 2 तरह की क्वांटिटी। समझिएगा ना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैंने आपको 100 रुपये दे करके मार्केट भेजा कि जाओ किताब लेके आना, ठीक है। कितना पैसा दे के भेज रहा हूँ? एक किताब मिलती है 10 रुपये की, और आप 100 रुपये लेके स्टेशनरी दुकान गए हैं, तो आप कितनी किताबें लेकर के आएंगे? 10 रुपये की एक किताब, तो 100 रुपये में 10 किताब। तो आपको अगर हम 100 रुपये दे करके भेजे हैं, तो आप कितनी किताबें मार्केट से खरीद के ला रहे हैं? 10 किताबें। तो 100 रुपये में कितनी किताब आ रही है? 100 रुपये में 10 किताबें, ठीक है। अब हम अगर आपको 1000 रुपया दे के भेजें, तो आप कितनी किताब लेके आएंगे? हिसाब किताब लगा ले रहे हो कि 1000 रुपये में गड़बड़ा गए, कदम लड़खड़ा गए 1000 रुपये देख के? जल्दी बोलिए। 100 रुपये में 10 किताबें आई, तो 1000 रुपये में 100 किताबें आएंगी। तो हमने किया क्या? पहले पैसा कम दिया था, तो किताब की संख्या सिर्फ 10 थी, कम किताबें आ रही थी। ज़्यादा पैसा कर दिया तो किताब की संख्या भी ज़्यादा होगी। 2 क्वांटिटी है, एक क्या है? मनी, पैसा या कीमत, कॉस्ट, कुछ भी बोल लीजिए, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ बुक। तो अगर मैं पैसा, कॉस्ट को कम करता हूँ तो नंबर ऑफ बुक भी कम आता है, और अगर मैंने कॉस्ट बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ बुक भी। ये 2 अलग अलग क्वांटिटी है। क्वांटिटी एक है कीमत और एक है नंबर ऑफ पुस्तक। आ रहा है समझ? कॉस्ट, नंबर। तो कॉस्ट बढ़ा दिया तो नंबर भी बढ़ गया, कॉस्ट कम कर दिया नंबर भी कम कर दिया। 100 कर दिया, किताबें 10 हो गई। 1000 कर दिया पैसा, तो किताब भी 100 हो गया। समझ आया? तो ये 2 क्वांटिटी कैसी हैं आपस में, किस तरह से रिलेट हैं? तो आंसर है, अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक क्वांटिटी कम करते हो तो दूसरी भी कम हो जाती है। पैसा बढ़ाते हो किताब भी बढ़ जाता है, पैसा कम करते हो किताब भी कम हो जाता है। तो जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी भी कम हो जाए, ऐसी 2 क्वांटिटी आपस में क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट क्वांटिटीज, डायरेक्ट वेरिएशन, जो भी शब्द आप यूज करें। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको इंडिकेशन के लिए ऐसे बना लीजिए। देखिए, एक ऐसे समझिए, फर्स्ट क्वांटिटी आपने बढ़ाया तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये निशानी समझ आ रही है? फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ाए तो दूसरी भी क्या हो गई? बढ़ गई। और इसको घटाओगे दूसरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उसको मैं लिख नहीं रहा, यहाँ सिर्फ मैं लिख देता हूँ वाइस वर्सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा? उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी। एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, तो एक को घटाने से दूसरा घटेगा। इसका मीनिंग ये होता है वाइस वर्सा का, ठीक है। समझ गए? ये एक तरह की क्वांटिटी हो गई। दूसरी तरह की क्वांटिटी को समझिए। इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने अपने घर में कुछ लेबर लगाए काम करवाने के लिए, ठीक है। जैसे हमको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, हमने अपने घर में लेबर लगाया, वर्कर। मैं वर्कर लगाता हूँ 10। कितने वर्कर? 10 लेबर लगाता हूँ, और मेरा काम 50 दिन में होता है। मुझे घर बनवाना है, मैं 10 लेबर लगा रहा हूँ, तो वो 10 लेबर मेरे घर को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 50 दिन में। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। 10 लेबर में रखता हूँ, काम कै दिन में ख़त्म हुआ? 50 दिन में। अब आप मुझे सोच के बताइए, अगर मैं 10 लेबर के बजाय 20 लेबर रखता तो मेरा काम 50 दिन से ज़्यादा दिनों में ख़त्म होता कि 50 दिन से कम दिनों में ख़त्म होता? सोचिए। पक्का? 10 लेबर में 50 दिन लगता है, और अगर मैं 20 लेबर रखूँ तो 85, 25, ठीक है। 10 लेबर में 50 दिन लगते हैं, तो 20 लेबर रखूँगा तो 25 दिन लगेगा, मतलब टाइम कम हो जाएगा, दिन कम लगेगा। समझ में आता है कि नहीं आता? लेबर कितना रखा? 10। नंबर ऑफ वर्कर, तो टाइम कितना लगा? 50। लेबर कम है, 10 लेबर, टाइम कितना लग रहा है? 50। मैंने लेबर कर दिया डबल, 20। 10 से कितना कर दिया लेबर? 20। तो टाइम 50 से घट के कितना हो गया? लेबर कम थे, दिन ज़्यादा था। लेबर बढ़ा दिया, दिन कम हो गया। एक क्वांटिटी कम था, दूसरा ज़्यादा था। एक को बढ़ा दिया, दूसरा कम हो गया। तो ये कैसा क्वांटिटी है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक बढ़ाओ दूसरा कम होगा,
या एक को घटाओ दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते आप लोग, इन्वर्स क्वांटिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटने लगता है और एक को घटाओ तो दूसरा बढ़ने लगता है। तो ये होता है इन्वर्स क्वांटिटी, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वांटिटी आपने बढ़ाया तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बोलिए, कम हो जाएगा। ये बढ़ा रहा हूं, ये कम हो जा रहा है, या इसको कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए क्या लिख दें अपन, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये दो तरह की क्वांटिटी आएंगी और दोनों तरह के सवाल आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में देखने को मिलेंगे। अब हम इनको बनाएंगे कैसे, तो इनको बनाने का एक लॉजिक है, वो लॉजिक आप समझ लीजिए किस तरह से हम काम करते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, कॉस्ट का और नंबर ऑफ बुक का, ये दिया ना, कीमत और किताब का। तो उसी से समझ लीजिए, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये दो चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हूँ या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हूँ, कहीं पर भी नहीं लिखा रहेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। समझ आया? वो कहानी पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है कि नहीं, या एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी घट रही है कि नहीं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि डायरेक्ट का केस है या इनडायरेक्ट या इनवर्स का केस है। समझ गए? तो पढ़ करके आपको कहानी समझ आएगा कि अगर हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा किताबें आ जाएंगी, एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाएगी, तो कैसा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट का। और अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो जा रही है, तो कैसा क्वांटिटी है ये इनवर्स की क्वांटिटी है, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो आई थिंक पहचान तो जाओगे सवाल पढ़ के, सवाल में नहीं लिखा रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने पहचान लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में चीज़ों को कैसे लिखा जाता है, प्रोपोर्शन में लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है ना, 4 डॉट लगा के, आया समझ? तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो याद रखिए, देखिए इसमें दो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, कॉस्ट और बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, है ना। तो जब डायरेक्ट का सवाल आता है तो हम रेशियो लेते हैं दो अलग अलग क्वांटिटी का। किसका? कौन सी दो क्वांटिटी कंपेयर हो रही हैं, कॉस्ट कीमत, नंबर ऑफ बुक, यही ना दो क्वांटिटी हैं, एक कीमत है और एक नंबर ऑफ बुक है, दोनों का रेशियो लेते हैं। तो क्या लिखूं यहां में, कॉस्ट और बुक, ये नंबर ऑफ बुक है ना, नंबर ऑफ बुक, समझ आ रहा है। फिर यहां क्या लिखूंगा, कॉस्ट और नंबर ऑफ बुक्स, कॉस्ट और नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, समझ आया। ये अलग क्वांटिटी, ये अलग क्वांटिटी दिखा। तो हम इन दोनों डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो लेंगे और इसको प्रोपोर्शन बना लेंगे। तरीका समझ आ रहा है? अभी तक आप ऐसे करते थे ना, A is to B प्रोपोर्शनेट टू C is to D, ठीक है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस आएगा तो क्या करना है, दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो आपस में इक्वल करना है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी का, डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो आपस में इक्वल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल करना। समझ आया कि नहीं आया? और जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस आएगा, यानी एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी घट रही होगी, तो उस समय हम सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। जैसे यहां मैंने क्या एग्जांपल दिया है आपको, वर्कर का, लेबर का और टाइम का, समझ आया। तो यहां हम सेम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, टाइम वर्कर, समझ आया। तो मैं यहां लिख लेता हूं लेबर और लेबर, सेम क्वांटिटी, और उधर क्या लिख लेते हैं, टाइम, इनका रेशियो क्या करना है हमको, प्रोपोर्शन। नहीं समझे? नहीं समझे? डायरेक्ट का केस आएगा तो रेशियो कैसे लेना होता है, डिफरेंट अलग अलग, जो दो क्वांटिटी होती है दोनों का रेशियो लेते हैं। जैसे कॉस्ट और बुक, यहाँ दो क्वांटिटी कौन सी है, लेबर और टाइम। तो इनडायरेक्ट का केस आता है तो लेबर और टाइम नहीं लेते, क्या लेते हैं, लेबर एक साथ, टाइम एक साथ। और समझ, ये इसके नियम है, इसके रूल्स हैं, वो कैसे बनते हैं वो फिर हम जब डिस्कस करेंगे तब इसको वहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हैं, ये इसका तरीका है बनाने का। अच्छा, अब ये खाली लिखना नहीं है, इसको सोच समझ के रखना है। जैसे मैंने कॉस्ट और नंबर ऑफ बुक में क्या तरीका बताया, पहला केस क्या बताया था, 100 रुपया दिया, किताब कितना आया, 10। तो पैसा कम है तो किताब भी कम है। तो ये क्या चीज़ है, ये कम का रेशियो है, कम, पैसा कम, किताब कम।
और जब मैंने पैसा बढ़ा दिया तो 1000 रुपया दिया तो किताब कितना आया, 100 किताब है। इसमें क्या किया, एक क्वांटिटी बढ़ाया, दूसरा भी क्या हो गया। तो देखो डिफरेंट क्वांटिटी है। अगर आप इधर कैसे रेशो लेते हो, कम से ज्यादा का, ठीक है, या कैसे लेना है, देखिए ये कम है तो यहां भी किताब की संख्या कौन सी लोगे, जो कम होगा। कीमत अगर कम रख रहे हो तो यहां कौन सी बुक की संख्या रखोगे, जो कम होगा। और अगर यहां पैसा ज्यादा रख रहे हो तो यहां किताब की संख्या भी क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा। आया समझ में कि नहीं। या यहां पे तुम कीमत ज्यादा रख रहे हो तो यहां किताब की संख्या ज्यादा रखोगे, ज्यादा के साथ ज्यादा, कम के साथ कम। या यहां कम रख रहे हो तो कम के साथ कम, ज्यादा के साथ ज्यादा। ये समझ आया। यहां पे देखिए यहां कैसे करोगे। लेबर और टाइम वाला क्या केस बताया मैंने, मैं 10 लेबर लगाता था 50 दिन लगता था, 10 लेबर 50 दिन, 10 लेबर 50 दिन, यानी कम लेबर ज्यादा टाइम, कम लेबर ज्यादा टाइम। और लेबर बढ़ा दिया तो टाइम कम, तो ज्यादा लेबर कम टाइम, ठीक है। अब अगर जैसे लेबर की संख्या आप रख रहे हो तो एक बार मैंने लेबर कम रखा था, एक बार, तो जाहिर सी बात है इन दोनों लेबर में एक लेबर कम होगा, एक ज्यादा होगा। सुन रहे हो, दोनों लेबर में से एक लेबर क्या होगा, कम, और दूसरी बार का लेबर। तो कम वाला कहां रखना चाहते हो, पहले कम रखोगे बाद में ज्यादा वाला रखोगे, या पहले ज्यादा रखोगे बाद वाला कम वाला रखोगे, क्या रखोगे, पहले कम फिर ज्यादा, या पहले ज्यादा फिर कम। वो आपके ऊपर है, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। आपका जो दिल करे, जैसा दिल करे आप रख सकते हैं। जैसे मान लो मेरा दिल करता है मैं पहले कम लेबर रखूंगा, बाद में तो कम लेबर इज टू ज्यादा लेबर। आया समझ। तो जब इधर रखने की बारी आएगी तो इधर भी कम टाइम इज टू ज्यादा टाइम रखोगे। यानी अगर आपने इसको छोटा इसको बड़ा रखा है तो इधर भी इसको छोटा इज टू बड़ा रखोगे। और अगर आपने इधर बड़ा लेबर इज टू कम लेबर रखा है, ज्यादा लेबर इज टू कम लेबर रखा है, तो इधर भी ज्यादा टाइम इज टू कम टाइम रखोगे। यानी फॉर्मेट दोनों तरफ का एक जैसा रहेगा। समझ आ रहा है। इधर अगर आपने ज्यादा से कम का रेशियो लिया है तो इधर भी ज्यादा से कम का रेशियो लोगे, इधर लेबर का रेशियो, इधर टाइम का रेशियो। लेकिन बड़ा से छोटा तो इधर भी बड़ा से छोटा, और इधर छोटा से बड़ा रखा है तो इधर भी छोटा से बड़ा रखेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, रखेंगे इस तरह, लेबर लेबर एक साथ, टाइम टाइम एक साथ। ये बात याद रहेगी। इसको अपने शब्दों में आप लिखिए कि अगर हम इसमें ज़्यादा से कम का रेशियो एक तरफ लेते हैं तो दूसरी तरफ भी ज़्यादा से कम का रेशियो लेंगे। आया समझ। और अगर हम कम से ज़्यादा का रेशियो लेते हैं तो दूसरी तरफ भी कम से ज़्यादा का रेशियो लेंगे। इधर क्या करना है, कम कीमत लेते हो तो इधर किताब भी कम वाली रखेंगे, और इधर ज़्यादा कीमत लेते हो तो किताब भी इधर ज़्यादा वाली रखेंगे। या इधर ज़्यादा कीमत रखते हो तो किताब भी ज़्यादा वाली, और इधर कम कीमत है तो किताब भी कम वाली। समझ आया रखने का तरीका। ठीक है। प्रैक्टिकली अभी नहीं समझोगे तो हम जब बनाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ फिर आपको समझ आएगा। ठीक बात। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।